नारायण। जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सब लोग घर पर अपना प्रिकॉशन लेते हुए सब लोग सेफली रह रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मीय ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको समास के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बच्चों समास का कराया था, तो हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज कराती हूँ। समास की एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आप एक मिनट, एक मिनट। तो आप अपना ग्रामर में समास का जो क्या कहते हैं पेज है समास का, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 93 आप निकालिए ग्रामर में। ठीक है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित समास पदों को विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं समास पदों का विग्रह भी करना है और आपको उनका समास का नाम भी बताना है। तो पहला देखिए गुण युक्त का, तो गुण युक्त का हमने विग्रह किया गुण से युक्त, तो इसमें कौन सा हुआ, कर्ण तत्पुरुष समास हुआ। हाँ, तो इसमें आपका क्या है बच्चों, कर्ण तत्पुरुष समास हुआ। सेकंड देखिए त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, यानी कि तीन नदियों का समूह, तो इसमें कौन सा हुआ, द्विगु समास आपका हुआ। नेक्स्ट है आपका ग्रामगत, तो ग्रामगत में ग्राम को गत, तो इसमें को आया है आपका, तो को विभक्ति आई है, तो इसमें कौन सा हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। कानो कान, कान ही कान में, तो अवयवी भाव समास। विश्वधर, विश्व को धारण करने वाला बहुप्रिय समास। श्वेतपत्र, श्वेत है जो पत्र, कर्मधारय समास। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उचित उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है आपको। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, पंचरत्न नहीं। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, हाँ। तत्पुरुष समास का उदाहरण है अनपढ़, नहीं। अवयवी भाव समास का उदाहरण है भरपेट, हाँ। द्विगु समास का उदाहरण है देश निकाला, नहीं। और बहुप्रिय समास का उदाहरण मृगनयनी, हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए, समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। जो समस्त पद हैं आपको उनका क्या कहते हैं कि पद यहाँ पे दिए गए हैं, विग्रह दिया गया है, आपको उनका पद बनाना है। विग्रह समास विग्रह दिया गया है, पद आपको करना है। तो पद करने के लिए आपको, हाँ, तो बच्चों आपको क्या करना है इसमें कि जो यहाँ पे आपके विग्रह दिया गया है, आपको उसके समस्त पद बनाने हैं। समस्त पद बनाने हैं तो कैसे करोगे, हाथों ही हाथ में, तो हाथों हाथ, और नाम क्या है, समास का अवयवी समास। फिर है आपका समय के अनुसार, तो समय के अनुसार यथा के यथा समय, इसमें भी अवयवी समास हुआ। आदान प्रदान, आदान और प्रदान लिखा हुआ है, तो आदान प्रदान द्वंद्व समास। जन्म भर, आजन्म अवयवी समास। लाल है जो किला, लाल किला, तो कौन सा हुआ, कर्मधारय समास। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे समास विग्रह के समस्त पद बनाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो अब क्या लिखना है आपको, सरकार ने अकाल पीड़ित से लोगों की मदद की। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपको उनको दोबारा से लिखना है। समास विग्रह के दिए गए हैं, आपको समास पद लिखने हैं, समस्त पद यहाँ पर लिखना है। तो अकाल से पीड़ित मीन्स अकाल पीड़ित, अपने आप बीती, आप बीती। दाल और चावल, दाल चावल, रात ही रात, तो रातों रात।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यथा निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे समस्त पदों का विग्रह करके वाक्य पुनः कीजिए। अब इसमें आपको शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, आपको यहाँ पर विग्रह करना है। तो विग्रह करने के लिए आप कैसे करोगे? यथाशीघ्र तो शीघ्र के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, आयात निर्यात आयात और निर्यात, मेरी अंगूठी पंचरत्न से बनी है तो पंचरत्नों का समूह, तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है तो 3 रंगों का समूह। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आज आपकी समास की मैंने एक्सरसाइज, जो हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज थी, ये मैंने आज आपको कराई है। ठीक है बच्चों, तो आपको समास समझ में आए होंगे और समास की जो प्रकार हैं, भेद हैं, जो परिभाषा है बच्चों, एक बार उन्हें फिर आप रिवाइज करना, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और बच्चों मैं इनका फिर हम एक बार रिवीजन भी करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूँगी, तो आपको तब आप प्रैक्टिस शीट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको आज आपको एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है क्रिया का, तो मैं आज आपको क्रिया पढ़ाती हूँ और क्रिया के बारे में बताऊँगी, क्रिया क्या होती है, और फिर उसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन PT2 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हाँ, तो देखिए ये मैंने आज आपको क्रिया का मैं बारे में बताती हूँ। क्रिया तो आपके बुक में क्रिया है पेज नंबर, 1 मिनट, पेज नंबर 160 पे आपकी क्रिया दी गई है। अब मैंने यहाँ पे एक PDF शेयर की है क्रिया की, तो आप वो देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। परिभाषा धातु कर्म के आधार पर क्रिया, 1 मिनट, पहले मैं आपको क्रिया के बारे में बताती हूँ कि क्रिया क्या होती है। कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्रिया का मूल रूप धातु, जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, और उसमें प्रत्यय ना प्रत्यय लगाने पर, जैसे खेल है तो खेल आपका धातु रूप है, लेकिन अगर उसमें आपने ना लगाया है तो ना लगाने पर वो आपका क्या होगा, वो आपकी सामान्य रूप कहलाएगा। तो खेल में ना लगाने पर क्या बन गया, खेलना। फिर पढ़ आपका धातु रूप हुआ और ना उसमें लगा दो तो पढ़ना, तो पढ़ना हमारा सामान्य रूप हुआ और धातु रूप हमारा पढ़ हुआ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप क्रिया को क्रिया के का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, और ना का प्रत्यय लगाने पर उसको सामान्य रूप बना देते हैं। परिभाषा धातु कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और संरचना जो होती है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, किसके आधार पर है ये? संरचना के। और कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन रचना के आधार पर वो 6 प्रकार की होती है। तो जिस शब्द से क्रिया करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, लड़के खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपकी क्रिया हुई है, ये बच्चे कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रिया के आप 1 मिनट, क्रिया के धातु रूप देखिए। क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे तुम पढ़ो, वह पढ़ता है, वह पढ़ेंगे, तुमने पढ़ा, ये क्रिया का धातु रूप है। लेकिन इसका अगर हम इसमें ना का प्रत्यय लगा देते हैं तो ना का प्रत्यय लगाने पर वो क्या हो गया? चलना, पीना, खाना, लिखना, सोना, नहाना, दौड़ना, बातें करना, ये सब जो ना का प्रत्यय लग गया है, करना, तो ये सब आपका सामान्य रूप हो जाता है, धातु रूप
में अगर ना का प्रत्यय लगता है तो सामान्य रूप बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद मैंने बताए आपको, दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक क्रिया का हमने अगर विच्छेद करते हैं तो स प्लस कर्मक, स मीन्स सहित, कर्मक मीन्स कर्म, जिसमें कर्म होता है, कर्म सहित जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसे असकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, किसी क्रिया के साथ क्या या किसको, किसे, किससे शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो उसे अक्रिया, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। किस किस की क्या पहचान बताई मैंने आपको बच्चों? क्या, किसको, किसे और किससे, ये चार आप अगर लगाकर प्रश्न करते हैं और अगर आपको उत्तर प्राप्त होता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीता ने, एग्जाम्पल आप देखिए, सीता ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। किसको, किसको लिखा? सीता को। किससे का नहीं आ रहा है, क्या लिखा, किससे को, किसे लिखा, ये भी नहीं है। क्या और किसको में आपको जवाब मिल रहा है, क्या लिखा, पत्र लिखा, किसको लिखा, ये भी नहीं है। आपको एक जवाब मिल रहा है कि सीता ने क्या लिखा, पत्र, तो पत्र आपका कर्म हुआ, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है मोहन? क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ, तो इसमें खेल रहा है हमारी क्रिया है। ठीक है, तो क्रिकेट कर्म है तो इसमें कौन सा हुआ, सकर्मक क्रिया हुई। ओके बच्चों, अब आप देखिए नेक्स्ट, अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया क्या होती है? अक्रमक क्रिया जिसमें ए मीन्स नहीं या रहित और कर्म मीन्स कर्म, तो जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, अकर्मक क्रिया का मतलब है कि जो सकर्मक का क्या मतलब था, जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं होती तो क्रिया अकर्मक होती है। यदि उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है तो भी क्रिया अकर्मक। तो अकर्मक की अगर आपको उत्तर नहीं, कर्म नहीं मिल रहा है तो उसमें अकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए, सुनीता हंसती है। सुनीता हंसती है, तो सुनीता हंसती है में आपका क्या हुआ, सुनीता हंसती है, क्या हंसती है, सुनीता, सुनीता क्या करती है, हंसती है, तो सुनीता क्या हुई, कर्ता हुई। सुनील सो रहा है, सुनील क्या कर रहा है, सो रहा है, तो कर्ता क्या हुआ, सुनील। अब संरचना के आधार पर अच्छा, आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं बच्चों। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एककर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कौन कौन से? मैं एक बार और फिर रिपीट करती हूँ। सकर्मक क्रिया जो है आपकी, सकर्मक क्रिया जो है आपकी, उसके दो भेद होते हैं, एककर्मक और द्विकर्मक। तो एककर्मक कर्मक होता है जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है तो उसे एककर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रिया पौधा लगा रही है, तो पौधा एक ही कर्म आया है, एक ही सब्जेक्ट आपका आया है, ऑब्जेक्ट आया, तो ये एक ही है, तो इसमें एक कर्मक होगा।
लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो कर्म होते हैं, तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त, जिसमें दो कर्म होते हैं, दो कर्म पाए जाते हैं। माँ मुकेश को कहानी सुना रही है, तो माँ किसको सुना रही है? मुकेश को। क्या सुना रही है? कहानी। तो दो इसमें आपके कर्म हुए हैं, तो ये क्या होगा? द्विकर्मक। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया आपको कि एक कर्मक और द्विकर्मक? सकर्मक जो आपकी क्रिया दी गई है जिसमें कर्म होता है, तो उस एक सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया में क्या होता है? एक ही कर्म होता है और द्वि में दो कर्म पाए जाते हैं, तो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर आता है आपका उसके बाद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताई कि जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें जो कर्म रहित होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया ये जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मारना, जीतना, ये सारे आपके अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। अब रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, उसके भी आपके 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 6 कृदंत क्रिया और नंबर 7 आज्ञार्थक क्रिया। ओके बच्चों, अब आप देखिए सामान्य क्रिया। जो सामान्य क्रिया होती है वो कैसी होती है? जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, खाली सब्जेक्ट और क्रिया की जा रही है। जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाती है। जैसे राम गया, तुम चलो, वेदांत पढ़ा, ये खाली आपकी एक ही क्रिया आई है और तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या है? जब दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि संयुक्त यानी कि जो जॉइंट है, जो एक से अधिक है, दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, राम ने खाना खा लिया, खा और लिया, दो क्रियाएं यहाँ पर हो रही है। खा मतलब खाना, खा लिया, दोनों को हो रहा है, तो वहाँ पे दो क्रियाएं। और वह खा चुका है, खा प्लस चुका प्लस है, तो यहाँ पे भी आपकी 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। थर्ड है, आप देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कैसी? नाम धातु जो नाम है और धातु क्रिया भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। दूसरों की वस्तु को देखकर ललचाना नहीं चाहिए, लुटेरे ने मेरी जमीन हथिया ली, सीमा बहुत बतियाती है, मुझ पर दृश्य फिल्माया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली, संज्ञा से हो या सर्वनाम से या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। सीमा बहुत बतियाती है, बतियाती है किसकी विशेषता बता रही है? सीमा की, कि सीमा बहुत बातें करती है। और विशेषण भी हो रहा है आपका यहाँ पे, और बतियाना क्रिया भी की जा रही है। मुझ पर दृश्य फिल्माया गया, मुझे यहाँ पे क्या आया? सर्वनाम आया और विशेषता भी बताई गई है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? नाम धातु क्रिया हुई। हाथ हथियाना, बात बतियाना। अगर हाथ आया है, हाथ संज्ञा है, तो उसका नाम धातु क्या बन जाएगी? हथियाना। बात है तो बतियाना। सर्वनाम अपना है तो अपनाना। विशेषण है गरम तो गरमाना। साठ सटियाना। क्रिया में थप थप तो थपथपाना। ये ऐसे आपके ऐसे शब्द आए होते हैं, तो उनका आप जब नाम धातु अगर हमें करना होता है तो उनको आप ऐसे कर सकते हो। आपका बुक में भी आपके काफ़ी कुछ दिए गए हैं, तो आप बुक में भी देखकर बच्चों पढ़ना, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको
कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे फिल्म, फिल्माना, लालच, ललचाना, लज्जा, लजाना, लोभ, लुभाना, बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, झूठ, झूठलाना। ऐसे आप बातों का ऐसे आप कर सकते हो। कप कप, कप कपाना, थर थर, थर थराना, थप थप, थप थपाना। ठीक है, अब है आपका थर्ड प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में देखिए यह कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। जहाँ पे कर्ता जो करता है, सब्जेक्ट है, वो कार्य को स्वयं नहीं कर बल्कि दूसरे से करवाता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे तरुण मुनीम से पत्र लिखवाता है, तरुण मुनीम से पत्र लिखवाता है। तो तरुण क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन वो काम किससे करवा रहा है, वो मुनीम से करवा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हुई, क्योंकि तरुण खुद काम नहीं कर रहा है, वह दूसरों से करवा रहा है। माँ नौकर से सफाई करवाती है। दादाजी दीपक से कार साफ करवा रहे हैं। माँ मनीष से खाना बनवा रही है। तो ऐसे आप जो सब्जेक्ट है, आपका मेन सब्जेक्ट है, वो दूसरे से करवा रहा है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को देखिए अब आप। हाँ, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इस वाक्य में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में प्रथम कर्ता प्रेरणा देता है, प्रेरणा दे रहा हो, तो वहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे आप मीना अपने बेटे को सुलाती है, तो मीना यहाँ पर प्रेरणा दे रही है बेटे को सुलाने की, तो वो बेटे को सुला रही है। माँ, तो यहाँ पे सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकमक होती है। यहाँ पे सकमक क्रियाएं, इसको सकमक क्रियाएं ही रहती है, इसमें कर्ता भी होता है। ठीक है, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं में क्या है कि इसमें धातु शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय का लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन धातु शब्दों में दोनों क्रियाएं एक ही हो रही है, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वह अप्रत्यक्ष होती है। और दूसरा, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रथम में आपका ना लगा हुआ रहेगा, लेकिन जब द्वितीय प्रेरणार्थक होगी उसमें लिखवाना, धुलवाना, सुलवाना, पढ़वाना, चलवाना, घुमाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो वो कौन सी क्रियाएं होंगी बेटा बच्चों, आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मैं एक बार से फिर रिपीट कर रही हूँ। प्रेरणार्थक क्रियाएं कि जिसमें जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करता है, उसको प्रेरणार्थक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में दो उसके भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। या प्रथम प्रेरणार्थक में क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक में क्रिया प्रेरणा दे रहा होता है, दे रहा है दूसरे वाले को, कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक। दूसरा, यह प्रत्यक्ष रूप में होती है। ठीक है, नंबर 3, यह सकर्मक होती है। ठीक, नंबर 2 आपका द्वितीय क्रमक। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं, जिसमें दोनों क्रियाएं एक ही, द्वितीय प्रेरणार्थक में
नंबर 1 तो धातु शब्द के लास्ट में वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप की होती हैं। नंबर 3 दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही है परंतु उनके करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, जबकि इसमें दोनों जो करता है उनको करने वाले कर्ता उनके अलग अलग होते हैं। आप देखिए, माँ रेखा से भोजन बनवाती है, तो माँ रेखा से भोजन बनवा रही है। इसमें धातु शब्दों के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे पढ़ प्लस वाना पढ़वाना, डर प्लस वाना डरवाना, दौड़ प्लस वाना दौड़वाना। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपकी क्रियाएं मैंने आपको बताई है। इसके बाद हमारी कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, फिर कृदंत क्रिया, फिर आज्ञार्थक क्रिया। ये हमारी 3 क्रिया रह जाएंगी। इनको मैं हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में अपनी जो हमारी क्रिया की जो एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसको ज़रूर रिपीट करना बच्चों क्लास अपना घर पर, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगी आपसे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।